हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईआरसी केमिस्ट्री पे। पिछले पार्ट 1 में हमने जो है इनिशियल पोर्शन जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वो डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा इजी पोर्शन है, लेकिन उसमें कुछ जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर से किए थे, आईयूपैक से किए थे। तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और एम्बीडेंट लिगेंड के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एम्बीडेंट लिगेंड वो लिगेंड्स होते हैं जिसमें दो डिफरेंट डोनर साइड्स होते हैं और उनके बीच का एनर्जी गैप कम होता है बेसिकली, एंड एट ए टाइम कोई एक ही डोनर जो है डोनेट करता है। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जैसे सीएन के बारे में देखा था, सीएन के बारे में देखा था, ठीक है, NO2 और ONO के बारे में देखा था। तो वहां से कभी कभी सवाल आ जाता है, उस क्वेश्चन को हम कम पढ़ते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यू कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इजिली। अभी जो सेकंड पार्ट है थोड़ा सा ट्रिवियल है, इंपॉर्टेंट भी है और मेजर क्वेश्चन कवर करता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग वीपीटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीपीटी से ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं बनते। वीपीटी बेसिकली एक तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट से रिलेटेड सवाल आते हैं, जिसमें आपसे ये पूछता है कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कुछ जो ठीक क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं। एंड देन उसके बाद सीएफटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीएफटी के सवाल मैंने लिए बहुत अच्छे, और सीएफटी के साथ साथ मैंने इसमें जेटीडी को भी अच्छे से कवर किया है। पॉसिबल क्वेश्चंस जितने वैरायटी के बनते हैं वो भी मैंने इसमें लिया है। अब ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपका पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन रिवाइज हो जाएगा और आप जो पीवाईक्यूज है वो आपके नोट्स में ऐड होगा, एंड दैट विल गिव अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन इन योर प्रिपरेशन। तो जरूर आप इसको फॉलो करो। क्या है कि आजकल के टाइम में एजुकेशन को पूरा एंटरटेनमेंट बना दिया, तो दिस इज कंटेंट जिसको आपको विद डिसिप्लिन इसको कवर करना है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। तो पूरे प्रिपरेशन में आपको डिसिप्लिन रहना है। मैंने जीएस की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में बताया था, तो सबसे जो डिफिकल्ट पार्ट होता है दैट इज डिसिप्लिन। तो वो आपको फॉलो करना है अपने लाइफ में। एंड देयर इज अ सेइंग, जो एथलीट्स होते हैं ना, एलियड किपचोगे, उन्होंने एक अच्छा कोट एक बोला था कि अगर लाइफ को डिसिप्लिन करना है तो देयर हैज टू बी अ विटामिन। जैसे बहुत सारे विटामिन हम कंज्यूम करते हैं ना, तो फॉर एथलीट देयर इज अ विटामिन विच इज टर्म्ड एज विटामिन एन। विटामिन एन का मतलब है से टू नो, ठीक है। नो बोलने की आदत हमें सीखनी पड़ेगी। मन किया तो बाहर घूमने चले गए, मन किया तो कुछ भी करने लगे, मूवी देखने लगे, तो वो विटामिन एन आपको अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। जो जरूरत है उसी को कंज्यूम करो, जो जरूरत नहीं है उसको कंज्यूम मत करो। स्टार्ट करते हैं। जो शुरू के क्वेश्चंस मैंने वीबीटी से लिए हैं, तो पहला क्वेश्चन है कि इसमें चार कॉम्प्लेक्स लिए हैं और इसमें पूछा हुआ है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें होंगे। तो बहुत डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, आपको सारे के सारे जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। इसमें जो एक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, मैं स्टार्टिंग में बता देता हूं। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे भी। फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में आपको ये ध्यान रखना है कि CO, देन उसके बाद CN, ठीक है, एंड देन उसके बाद जैसे यहां पे दे रखा है CL। इससे पहले आपका फॉस्फाइड का लिगेंड आता है PR, ठीक है, फिर EN आता है, और भी बहुत सारे लिगेंड आते हैं। मैं बहुत वही लिख रहा हूं जो बहुत यूजफुल होते हैं। फिर उसके बाद आपका ऑक्सिलेटो ग्रुप्स आता है, फिर OH आता है, एंड देन इससे पहले यहाँ पे आपका वाटर आएगा, एंड देन लास्ट में आपके हैलाइड्स आते हैं। तो ये बेसिक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसमें आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना CO और CN को, और यहाँ अमोनिया बहुत यूज होता है, ऑक्सिलेट, हाइड्रोक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल और आपका हैलाइड। तो हैलाइड इज अ वेरी वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। ये जो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ है दैट विल डिसाइड कि पेयरिंग होगी कि नहीं होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोबाल दिया है, तो कोबाल का D5 कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, 3D5। अब कोबाल्ट फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अब +2 ये बेसिकली D9 सिस्टम है, 7 इलेक्ट्रॉन D में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन S में होता है, टोटल D9 सिस्टम हम इसको बोलते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग होगी, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7।
अब बाकी के जो 2-3 बचे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। तो इनको अगर आप पेयर करोगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। ठीक है, अब COCl4 2- की अगर हम बात करें वीक फील्ड लिगेंड में, ये भी एक डी सिस्टम है। ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में अगर आप देखोगे ये भी 3D है, 7 इलेक्ट्रॉन है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। पहले वाले केस में कितने हैं, 1। अब निकल में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। बेसिकली निकल आपका क्या है, D10 सिस्टम है, और D10 सिस्टम में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। तो ऑलरेडी मैंने 7 भर रखे हैं, यहाँ पे मैं भरता हूं, ये हो जाएगा आपका 8वां इलेक्ट्रॉन। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और लास्ट केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट देयर इज नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है NaCl4 के केस में, और NaCl4 के केस में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर होगा बी। इट इज सिंपल, बस यहाँ पे आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना, बिकॉज थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। सेकेंड क्वेश्चन आप देखो कि विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट क्रोमियम शोज इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस। अगेन कार्बोनिल इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। और अगर हम क्रोमियम की अगर हम बात करें तो क्रोमियम इज अ D6 सिस्टम। तो पहले वाले केस में अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्रोमियम का क्या है, 0 है, तो उसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, लाइक दिस। D6 सिस्टम का मतलब यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन आपके D ऑर्बिटल में है, 2 इलेक्ट्रॉन S में है, तो SD पेयरिंग होती है, S से इलेक्ट्रॉन D में जाता है, पेयर्ड होता है, तो हमेशा SD पेयरिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग होने के बाद क्रोमियम के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, S P and D, तो ये आपके हो गए 3D, ये हो गया 4S, ये हो गया 4P। तो अगर मैं पहले वाले कॉम्प्लेक्स की बात करता हूं CrCO6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये D2 हो गए, ये S हो गया, ये P3 हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे है CrF6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का कितना होगा, +3 होगा, तो +3 है, तो इसका मतलब है D3 सिस्टम है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे S, यहाँ पे P, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, देयर विल बी नो पेयरिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, आपके 2 D ऑर्बिटल खाली है, गैस खाली है, 3 P खाली है, तो ये भी आपका क्या बनाएंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ठीक है, तो बीबीटी से इसी तरीके के सवाल पूछते हैं कि किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पर आप इजीली बता दोगे। तो दोनों ही केस में D2sp3, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेने का पर्पस है कि आपका रिवीजन हो जाए। अगला सवाल देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ कि द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और हाई स्पिन। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, तो ये इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना। इट इज अ गुड क्वेश्चन, जितने भी मैंने क्वेश्चन किए PYQs में आ चुके हैं, तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए जो मैंने याद करने का तरीका बना रखा है, 2 केसेस होते हैं। पहला वाला केस है कि जो भी डेल है, अब ये डेल हो सकता है ऑक्टाहेड्रल का हो सकता है टेट्राहेड्रल का हो। ठीक है, तो मैंने ये बेसिकली स्प्लिटिंग एनर्जी यहां लिखा, और यहां पे मैंने लिखा है पेयरिंग एनर्जी। पहला केस क्या होगा, ये वन, चलो टेट्राहेड्रल है तो टेट्राहेड्रल ही ले लेते हैं, डेल्टा T इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो इस वाले हम केस का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा T इज हाई, डेल्टा T इज हाई क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो जो गैप होगा टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में, वो गैप ज्यादा होगा, तो उस केस में क्या इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा ऊपर जाने के लिए, नो, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयरिंग प्रेफर करेगा, क्योंकि ये एनर्जी गैप ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जा नहीं सकता, मतलब Eg से T2 में जा नहीं सकता डेल्टा T के केस में। और हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पेयरिंग एनर्जी इज लो, ये मैंने याद करने का तरीका बना रखा है, पेयरिंग एनर्जी इज लो। पेयरिंग एनर्जी अगर कम है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या प्रेफर करेगा, लोअर एनर्जी को प्रेफर करेगा, एंड दैट इज पेयरिंग, तो इजीली पेयर्ड हो जाएगा। तो इस केस में कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फेवर्ड। ये सवाल और भी जगह आए हुए हैं, पर अलग तरीके से आए, वो भी मैंने लिया हुआ है। तो ये एक कंसेप्ट बिल्डिंग है कि अगर आपको इस तरीके के सवाल आते हैं तो सोचना नहीं पड़ेगा। और इसका अपोजिट डेल T इज ग्रेटर देन P,
इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे, del T आपका क्या है, लो है, del T इज लो, राइट। तो अब गैप इस केस में कम है, ये आपका Eg है, ये आपका T2g है, Eg में 2 ऑर्बिटल, T2g में 3 ऑर्बिटल। तो इस केस में del T जो है वो कम है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, मैंने ये बना दिया है, वैसे ये जीरेड नहीं होगा, अनजीरेड होगा, ठीक है। तो इस केस में del T क्या है, कम है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन कैन इजीली गो फ्रॉम E to T2। तो इस केस में आपके कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे, आपके हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो पेयरिंग एनर्जी इज हाई, पेयरिंग एनर्जी इज हाई। तो कहने का मतलब ये है कि जो लो है उसको इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा, ये याद करने का तरीका हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा T इज लो, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन कैन इजीली गो फ्रॉम Eg to T2g, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आप आसानी से बता सकते हो, सेम अप्लाइज फॉर ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आल्सो। तो उस केस में हाई स्पिन कब बनेगा, हाई स्पिन तब बनेगा जब डेल्टा T की वैल्यू कम होगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंड सेम अप्लाइज फॉर द ऑक्टोहेड्रल कॉम्प्लेक्स आल्सो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये वीबीटी का ही सवाल है, और ये वीबीटी का ये क्वेश्चन जो है टॉपिक भी बनाता है। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का होल 4 एंड ClO है, ClO4 माइनस है, वो परक्लोरेट आयन है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, CuNH3 का होल 4, ठीक है। यहाँ पे एक ही ClO4 है, तो ये +1 का चार्ज डेवलप करेगा। तो इस वाले केस में आप देखोगे कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये एक D9 सिस्टम है, राइट। अब D9 सिस्टम में अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 3D का लाइक दिस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 3D के आपके इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये रहे S, ये 3 P के, और ये आगे D के, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली वीबीटी जो है वो यही कहता है कि मेटल ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल वो एक जनरेट करते हैं जो आपस में मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सिमिलर होती है, सिमेट्री सिमिलर होती है, विच विल अल्टीमेटली टेक पार्टिसिपेशन इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो वीबीटी में हम यही कर रहे हैं। तो इस केस में, कॉपर के केस में, अगर आप वीबीटी के अकॉर्डिंग जाओगे तो अब ऑब्वियस सी बात है, फर्दर भी पेयरिंग होने से रहा, यहाँ पे भी पेयरिंग के चांसेस नहीं है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। तो अगर वीबीटी से जाएं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, राइट। क्या होना चाहिए, sp3, और इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, एक्सपेक्टेड है, दिस इज एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री। बट ऐसा होता नहीं है। जो एक्सरे स्टडी है और स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी है वो ये कहता है कि ये कॉम्प्लेक्स एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, CuNH3 का होल 4 2+, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स का इक्विलिब्रियम फंक्शन भी अच्छा खासा है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता भी है। तो स्क्वायर प्लेनर है, तो उसको एक्सप्लेन किसने किया, हगिंस ने इसको एक्सप्लेन किया। उसने ये बोला कि ड्यूरिंग द पार्टिसिपेशन या ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि S का एक ऑर्बिटल होता है, P का 2 ऑर्बिटल होता है, और एक यहाँ पे D ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होता है, ये वाला D ऑर्बिटल। तो इस तरीके से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक S हो गया, 2 P हो गया, एक D हो गया। तो बेसिकली ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स किसके थ्रू, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन करता है, हगिंस कॉम्प्लेक्स, हगिंस कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट बोलो, कंसेप्ट, ठीक है। तो ये बहुत फेमस एग्जांपल है और अच्छा एग्जांपल है, बहुत बार आ चुका है, आगे भी हम इसको देखेंगे इन केस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब यहाँ पे ये D9 सिस्टम है अगेन, बट यहाँ पे सॉरी D9 बोल रहा हूँ, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये D10 सिस्टम है। अब D10 सिस्टम में क्या है, D ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो D10 सिस्टम आप हमेशा याद रखना, ऑलवेज फॉर्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दे विल फॉर्म टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। D10 सिस्टम हमेशा क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। तो आप यह ध्यान रखना कि जिंक कैडमियम मरकरी वाले भी ग्रुप आते हैं, और D10 सिस्टम होता है 4 लिगेंड है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को प्रेफर करेंगे। फिर उसके बाद जो कॉपर वाला है D9 सिस्टम है, उस केस में भी कॉपर सिल्वर गोल्ड, अगर आपके पास 4 लिगेंड है और वो जो है क्या बोलते हैं, उनके पास अगर 4 लिगेंड है और D10 सिस्टम है, तो उस केस में भी वो क्या बनाएंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट।
तो पहला इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स पहला बनाएगा, दूसरा टेट्राहेड्रल बनाएगा। पहले वाले का एक्सप्लेनेशन हगिंस ने बोला था, हगिंस ने बोला था ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन एक एस और 2p और एक डी जो कि अनएक्सपेक्टेड है, विच इज नॉट एज पर दी वीबीटी, क्योंकि वीबीटी तो ये कहता है कि जो ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं खाली हैं वो आपस में मिक्स करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, एंड अल्टीमेटली वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं वीबीटी के अकॉर्डिंग जाता है इसमें तो sp3 होता, बट दिस इज नॉट द केस। एक्स्ट्रा स्टडी शोज करती है कि एक स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स बनाता है, विच इज एक्सप्लेन बाय द हगिंस कांसेप्ट, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। वीबीटी से इतनी है और वैरायटी नहीं है। अनपेड इलेक्ट्रॉन के ही सवाल पूछे थे, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, तो और इससे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन से कि कौन ऑक्टाहेड्रल कौन टेट्राहेड्रल, वो वाले क्वेश्चन है। NiCl4 और NiCO4 दोनों की ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस तरीके के सवाल सिंपल है, आप लोग कर लोगे, इसलिए मैंने लिया नहीं ज्यादा। अब हम आ जाते हैं CFSE पे। तो एक आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है TiH2O6 का होल थ्राइस, ठीक है, होल थ्राइस बोलो, होल 6 एंड 3+ के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली यहाँ पे टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3 है, ठीक है, और ये D1 सिस्टम है, ठीक है, दिस इज अ D1 सिस्टम। ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के केस में जो d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग है दैट हैज टू बी इस तरीके से होता है। यहां पे आपके क्या रहते हैं, T2 और T2G ऑर्बिटल्स रहते हैं, और यहाँ पे आपके कौन से ऑर्बिटल्स रहते हैं, EG रहते हैं। और ये जो है आपका क्या है, बेरी सेंटर है, तो ये बेरी सेंटर से कितना नीचे होता है, -0.4 डेलो, और ये कितना रहता है, +0.6 डेलो। ये बताने का पर्पस है, दिस इज ओनली फॉर योर रिविजन पर्पस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो ये आपका D5 सिस्टम है, सॉरी D5 बोल रहा हूं, 3D सिस्टम है, ठीक है, 3D सिस्टम। ये फर्दर क्या करता है, ब्रेक करता है। ब्रेक कैसे करता है कि जब लिगेंड्स ऑर्बिटल्स और मेटल डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच करते हैं, दे फील रिपल्शन, ठीक है, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए वो अपनी सिमेट्री को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं और फर्दर स्प्लिटिंग करते हैं। दिस काइंड ऑफ स्प्लिटिंग इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, या इसको प्राइमरी स्टेबलाइजेशन या प्राइमरी स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। फर्दर जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है तो ये फर्दर स्प्लिट होते हैं और उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन या सेकेंडरी स्प्लिटिंग, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सिंपल सा फंडा आपको ये समझना है कि जब लिगेंड्स बहुत दूर थे और मेटल ऑर्बिटल्स भी दूर थे, तो वो दोनों एक जब दूर थे तो दे फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब वो नजदीक आते हैं तो वो मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स को फेस करते हैं, जो कि एक रिपल्शन क्रिएट करता है। और रिपल्शन के अकॉर्डिंग एनर्जीज क्या होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म होती है, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करता है, स्प्लिटिंग करता है। ईजी ऑर्बिटल्स आपके कौन कौन से होते हैं, dx² - y² और एक होता है dz²। इनकी एनर्जी बढ़ इसलिए जाती है क्योंकि ये लिगेंड को अलोंग द एक्सिस ये डायरेक्टली फेस करते हैं, और बाकी के जो 3 ऑर्बिटल्स है dxy, dyz और dzx, ये बिटवीन दी एक्सिस रहते हैं और ये लिगेंड्स को डायरेक्टली फेस नहीं करते, इसलिए कम रिपल्शन फेस करते हैं, इसलिए इनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। इतना ही आपको CFSE में जानना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में। तो CFSE का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है -0.4 T2G के इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 EG के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और होल डेलो। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो DQ के डिफरेंशियल फॉर्म में भी वो आता है, जो DQ हम लिखते हैं, ठीक है। तो अगर इसने क्वेश्चन पूछा है कि द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ टाइटेनियम एक्वा कॉम्प्लेक्स इज फाउंड टू बी अप्रॉक्स 700 नैनोमीटर, कैलकुलेट CFSE। अब यहाँ पे मुझे 2-3 चीजें बतानी है, एक पेज में ऐड कर लेता हूं। देखो यहां पे एक इस तरीके से अगर टर्म यूज करता है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, ये गेन का सवाल है, आ चुका ऑलरेडी। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम या ये भी बोल सकता है स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है, या फिर वो बोलेगा कि पीक भी बोलेगा, पीक अपीयर्स एट जो भी नैनोमीटर होगा। तो इस तरीके से अगर वो लिखता है तो ये जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा या एब्जॉर्प्शन पीक या स्प्लिटिंग एनर्जी या पीक अपीयर्स एट सो एंड सो वेवलेंथ, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं, रिप्रेजेंट्स, या ध्यान रखना, रिप्रेजेंट्स क्रिस्टल फील्ड
स्प्लिटिंग एनर्जी, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेलो से। दैट मीन्स कि ये वैल्यू डेलो की भी है। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक सवाल और बताता हूँ, तो ये आप ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा या एब्जॉर्प्शन पीक या पीक अपीयर्स एट सो एंड सो वेवलेंथ, वो आपको डेलो की वैल्यू दे रहा है, और वो डेलो की वैल्यू देने के बाद वो आपसे सीएफएससी पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसने जो बोला है कि एब्जॉर्प्शन पीक आपका कितने वेवलेंथ पे आएगा? 700 नैनोमीटर पे आएगा। तो यहां से आप डेलो की वैल्यू निकालोगे। डेलो की वैल्यू क्या होगी? 1/λ सेंटीमीटर इनवर्स में, तो यह आ जाएगा 1/700 10⁻⁻⁹ मीटर आएगा, राइट। और इसको आप सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा, 10⁻⁷ हो जाएगा, और ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये डेलो की वैल्यू आ गई। और सीएफए इज वेरी इजी, सीएफएससी का यहाँ फॉर्मूला लगाओ, -0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, EG में तो है ही नहीं, इनटू डेलो, तो यहां पे आ जाएगा -0.4 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 700। ये आपका आंसर हो जाएगा। गेट में कैलकुलेटर दिया रहता है, दैट्स इट। तो अगर इस तरीके से सवाल आता है ना, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। ये एक बार ऐसे ही सवाल और आया था, इसमें पूछा हुआ था कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज फाउंड टू बी सो एंड सो सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे करके दिया हुआ था। और आगे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो वो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा इज ऑलरेडी सेम एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो उसमें कैलकुलेशन नहीं करना था। जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन पीक की दे रखी थी वही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये एक अच्छा ट्रिवियल क्वेश्चन था जो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल पूछ रहा है कि दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं इसने, कोबाल्ट के और रोडियम के, और पूछा हुआ कि कौन सा इसमें डायमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। इस तरीके के सवाल आते हैं अगर, तो आप देखो कोबाल्ट की अगर मैं बात करूं तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सबसे पहली बात तो ये हो गया, सॉरी D9 सिस्टम है, तो अब ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6 सिस्टम होगा, ठीक है। और इसके साथ जो लिगेंड है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैलाइड्स एक्ट एज ए वीक लिगेंड, ठीक है। तो ये F नेगेटिव जो भी F है, ये एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो क्या होगा? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा कॉम्प्लेक्स होगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको अगर भरने हैं तो हम इसको इस तरीके से भरेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। डीसी सिस्टम है, 4 एम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। अब हम आ जाते हैं रोडियम पे। तो कोबाल्ट से आप जब नीचे आए रोडियम, तो कोबाल्ट से नीचे आए अपन रोडियम, तो यहां पे भी ये D6 सिस्टम है, ठीक है। D6 सिस्टम है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बट यहां पे CFSE इज वेरी हाई, CFSE इज वेरी हाई। अब आप याद रखो CFSE इज वेरी हाई का मतलब क्या है कि डेल O की वैल्यू बहुत ज्यादा है, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। तो यहां पे क्या होगा? पेयरिंग इज फेवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रेफर करेंगे? पेयर होना प्रेफर करेंगे रादर देन कि वो इजी ऑर्बिटल्स में जाए, क्योंकि वो गैप बहुत ज्यादा है। अब रोडियम के केस में गैप क्यों ज्यादा है? तो सिंपल सा केस है, गैप स्प्लिटिंग किस बात पर डिपेंड करता था? मेटल ऑर्बिटल्स और लिगेंड के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता था। तो जब कोबाल्ट से हम रोडियम की तरफ आते हैं तो उस केस में इंटरेक्शन बहुत अच्छा खासा बढ़ जाता है। ये रहा कोबाल्ट, ये रहा रोडियम, और एक अच्छा क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है, ये रहा इरिडियम। दिस इज 3D, दिस इज 4D एंड दिस इज 5D। तो जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा डी ऑर्बिटल्स का, मेटल डी ऑर्बिटल्स का लिगेंड के साथ, उतना ही अच्छा रिपल्शन होगा और उतना ही अच्छा स्प्लिटिंग होगी और उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो आप मुझसे पूछोगे कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो इंटरेक्शन क्यों बढ़ता है? तो हम एक सिंपल से जो बुक में आंसर लिखा हुआ है कि मेटल डी ऑर्बिटल्स का साइज बढ़ता है और वो ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं टुवर्ड्स द इनकमिंग लिगेंड्स, राइट। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ये हम पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से s ऑर्बिटल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और d ऑर्बिटल्स का एक्सपेंशन होता है। अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो बताना, तो मैं उसको एक लेक्चर लेंगे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, आपको इतना समझना है कि 3D से 5D की तरफ अगर हम जाते हैं तो मेटल डी ऑर्बिटल्स बेसिकली क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं और वो ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं इनकमिंग लिगेंड्स, ठीक है।
जिसकी वजह से इंटरेक्शन ज्यादा होता है, स्प्लिटिंग ज्यादा होती है. दैट इज बाय CFSE इज हायर एज वी मूव फ्रॉम 3D टू 5D. ये आप मेंस की राइटिंग में भी ऐसे लिख सकते हो. तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि पेयरिंग विल टेक्स प्लेस. पेयरिंग विल टेक्स प्लेस. ये आप नोट्स में ऐड करो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. अगर पेयरिंग होगी तो उस केस में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, T2G6EG0. और CFSE अगर निकालोगे तो -2.4 डेलो आएगा, विच इज वेरी वेरी हाई. ठीक है. और यहां पे अगर आप निकालोगे तो ये T2G4 and EG2. ठीक है. और इसकी CFSE कितनी आएगी, 4 4 16, 6 2 12. तो इसका आएगा -0.4 डेलो. दैट्स इट. तो CFSE देखो -0.4 डेलो से कितनी पहुंच गई, 2.4. तो अच्छी खासी इंक्रीज हो गई. तो एक कॉम्प्लेक्स तो आपका क्या है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक. तो कॉम्प्लेक्स the crystal stabilization energy of complex 2 is more than that of complex 1. Statement is right. ठीक है. इसमें पूछा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो मोर देन 1 है ये. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा कि बोथ कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन. गलत है. कॉम्प्लेक्स 2 आपका डायमैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स 1 आपका पैरामैग्नेटिक है. तो BCD इज द राइट आंसर. ठीक है. चलते हैं अगले सवाल की तरफ. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. दिस इज वैल्यू एडिशन टू योर नोट्स. तो मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया है, तो सो दैट आप अपने नोट्स में इसको ऐड करो, रिवाइज करो एंड देन कंप्लीट द साइकिल अगेन एंड अगेन टू स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन. तो बहुत हेल्पफुल होगा. अगला क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन CFSE इन डेलो ऑफ FeH2O6 एंड FeCN6 ये भी अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे गलती क्या हुई थी वो मैं बताऊंगा. आप लोग भी गलती करोगे, वीडियो पॉज करके आप पहले ट्राई कर सकते हो. तो आप देखो यहाँ पे पहला वाला जो एक्वा कॉम्प्लेक्स है आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये D6 सिस्टम है. और वाटर इज अ वीक लिगेंड, तो H2O इज वीक. ठीक है. जिसकी वजह से क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा. और ये अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, T2G4 and EG2. और इस केस में इसका CFSE कितना होगा, तो माइनस CFSE का फॉर्मूला आपको पता है. CFSE इज -0.4 T2G प्लस 0.6 EG. ठीक है. डेलो. तो आप इसको निकालो, कितना आएगा वैल्यू, 4 4 16, 6 2 12. तो 12 4 16, तो 0.4 डेलो ही आएगा माइनस में. और अगर आप इसको DQ में कन्वर्ट कर लो, दैट विल बी मोर हेल्पफुल, लाइक दिस 10 DQ माइनस में आएगा. मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो बस गलती यही थी कि मैग्नीट्यूड कुछ लोगों ने जो है ध्यान नहीं दिया था. ये वाली चीज, मैग्नीट्यूड का मतलब वो इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन. ठीक है. तो 4 DQ लाइक दिस, यही गलती हुई थी और कुछ गलती नहीं हुई थी. दूसरा वाला केस FeCN6 था, तो इस वाले केस में तो आप सिमिलर इजिली कर लोगे. अरे यार चलो लिख लेते हैं. आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी क्या है, D6 सिस्टम है. अब ये क्या है कि CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. CN क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. इसकी वजह से क्या बनेगा, लो स्पिन बनेगा. और लो स्पिन बनेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी T2J6EG0. तो इस केस में CFSE की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा 4 6 24, मतलब 2.4 डेलो माइनस मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये होगा 2.4 डेलो. ठीक है. या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 24 DQ. और अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना होगा, तो 24 - 4 इज 20. तो ये हो जाएगा 20 DQ. या फिर इसको हम लिखेंगे 2.0 डेलो. आप आंसर DQ में मत देना, क्योंकि इसमें यहां पे भी लोग फंसते हैं. इसने डेलो दिया हुआ है, तो डेलो में आंसर देना. तो था ये इजी क्वेश्चन, बट क्वेश्चन अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ोगे तो गलती कर दोगे. हम क्या मैग्नीट्यूड को देखते नहीं, सीधे सब्ट्रैक्ट करते हैं और माइनस लगा देते हैं. तो वो दोनों ने क्वेश्चन गलत किया था. तो इसका आंसर होगा 2 डेलो. ठीक है. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, और ये भी एक अच्छा सा ट्रिक है. अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो पक्का आप गलत करोगे, गारंटी है. इस क्वेश्चन को देखते हैं. कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, अमोनिया के साथ है. ठीक है. और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. एक 2-3 इंसाइट इस क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूं कि कोबाल्ट अगर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे नहीं, कोबाल्ट अगर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो अमोनिया के साथ, आप लिख लेना नोट्स में, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, अमोनिया विल एक्ट एज अ वीक फील्ड, राइट. लेकिन अगर आपका कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो अमोनिया किस तरीके से एक्ट करेगा,
स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट करेगा। और यहां पे एक और बात ध्यान देने वाली है कि कोबाल्ट +3 में अमोनिया के साथ तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आप लिख लो ऑक्सलेट आयन OX नेगेटिव और वाटर के साथ भी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये आप ध्यान रखना। कोबाल्ट मतलब वीक फील्ड लिगेंड है सारे के सारे, अमोनिया, ऑक्सलेटो और वाटर, ये दीज आर वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है? CO, CN2 ग्रुप, बाइपिरिडीन, एथिलीन, डाइमीन, वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। दीज आर वीक फील्ड लिगेंड, बट कोबाल्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 इन सभी के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाता है और वो फर्दर क्या बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये आप ध्यान रखना। अब क्वेश्चन अब यहां पे हम देख लेते हैं कि ये आपका बेसिकली कोबाल्ट क्या रहता है? D9 सिस्टम रहता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो क्या हो जाएगा? D7 सिस्टम हो जाएगा, राइट। अब आपका अमोनिया कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मैंने इसको लिख दिया वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड का मतलब क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G5 and Eg2, ठीक है। अब आगे उसने क्या पूछा है कि इफ डेलो इज द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी एंड P इज द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एनर्जी, देन स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE की वैल्यू क्या होगी? सिंपल है, CFSE की वैल्यू क्या होगी? -0.4 T2G प्लस 0.6 EG डेलो, तो 5 4 जा 20, 6 2 जा 12, -0.8 डेलो, दैट्स इट। अब आप फंसतेगा इस वाले टर्म में, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब आप एग्जाम में बैठे रहोगे ना, अभी प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। एग्जाम में बैठोगे वो प्रेशर होगा 5 एटमॉस्फेयर, तो वहां पे आप पेयरिंग एनर्जी को देखोगे, CFSE देखोगे, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स सिर्फ इतना ही देखोगे और आप खटाक से यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी जोड़ के आंसर बता दोगे। तो इस बात का ध्यान रखना, ऑप्शन में पेयरिंग एनर्जी भी दिया था और वो आप टिक करके आ जाते हैं। यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अमोनिया विल एक्ट एज अ वीक फील्ड लिगेंड, दैट इज व्हाई नो पेयरिंग एनर्जीज इन्वॉल्व। पेयरिंग को इलेक्ट्रॉन प्रेफर नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन इजीली T2G से EG में जंप करेगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज इट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है कि आप अवेयर रहें जब आप क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ें। वो क्वेश्चन इजी होते हैं बट आप गलतियां कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जीज आर स्मॉलर फॉर लेंथेनाइट्स। लेंथेनाइट्स के लिए क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं एज कंपेयर टू दी ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रा में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट एज फार एज दिस लेक्चर इज कंसर्न, यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझो कि लेंथेनाइट्स का हम पढ़ते थे कि लेंथेनाइट्स का जो स्पेक्ट्रा है वो बहुत ही शार्प होता है। वेयर इज इन केस ऑफ 3D मेटल, 3D ट्रांजिशन मेटल, उस केस में स्पेक्ट्रम का क्या आता है? ब्रॉड आता है। ब्रॉड का मतलब बहुत सारी एनर्जीज होती है, मर्ज होती है, एंड दे विल गिव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रा। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो मेटल के d ऑर्बिटल्स हैं 3D सीरीज के, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं किससे? लिगेंड से, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जीज मिलती है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलता है। वेयर इज इन केस ऑफ f ऑर्बिटल, जो लेंथेनाइट्स के केस में f ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? डीपली बरीड होते हैं। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, मेंस की राइटिंग में जरूर लिखना, मैं बताऊंगा बीच बीच में भी। मेंस का मेरा पर्पस है कि जहां जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो लेंथेनाइट्स के केस में जो f ऑर्बिटल्स होते हैं डीपली बरीड होते हैं। डीपली बरीड का मतलब दे आर वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो एक्सपोज्ड नहीं होते हैं टुवर्ड्स द लिगेंड्स, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत ही मिनिमम होता है। दैट इज व्हाई देयर स्पेक्ट्रा इज शार्प। और अगर इंटरेक्शन ही नहीं है तो स्प्लिटिंग भी क्या होगा? मिनिमम होगा, और एनर्जी भी क्या होगी? स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ही कम होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? f ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट लेस इफेक्टिवली विद लिगेंड्स, इसलिए उनकी स्प्लिटिंग एनर्जी और उनका स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है, स्पेक्ट्रा शार्प होता है। तो अब दोनों चीज आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। अगला क्वेश्चन अगेन फील्ड स्ट्रेंथ पे ही है। इसमें आपसे पूछा हुआ है कि डेलो की वैल्यू ज्यादा कहां होगी, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कितना ज्यादा कौन स्प्लिट होगा। दैट विल अगेन प्रोपोर्शनल टू दी फील्ड स्ट्रेंथ, कि जितना ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ होगा, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, डेलो की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका आंसर देने के लिए हम क्या लिखेंगे? डेलो इज प्रोपोर्शनल टू लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये इजी क्वेश्चन था, दिस इज फॉर योर रिविजन। फिर इससे ये पता चलता है कि फील्ड स्ट्रेंथ लिगेंड्स की हमें बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? CN है, बहुत ही आसान है। एंड देन उसके बाद कौन है? वाटर है। एंड देन कौन है? आपका फ्लोराइड।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हैलाइड्स हैं दीज आर वीक फ्री लिगेंड, क्योंकि हम कभी कभी कंफ्यूज मार जाते हैं। आप प्रिपरेशन करोगे तो आप फ्लोराइड में मतलब फ्लोरीन में और वाटर मॉलिक्यूल में कंफ्यूज हो जाओगे। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दिमाग में घुस जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड होगा और वहां पर हम गलती कर देते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, गलती मत करना। ये ऑर्डर है और मैंने शुरू में भी ऑर्डर लिखा था। इस तरीके के जो ऑर्डर है ना, जैसा भी तो ये ऑर्डर हो ऐसे ट्रांस इफेक्ट का एक ऑर्डर हो जाएगा, फिर ऐसे वाटर एक्सचेंज का एक ऑर्डर हो जाएगा, फिर उसके बाद विलियम सीरीज एक आती है, एविंग विलियम सीरीज एक आती है, वो एक सीरीज होगी, तो कंफ्यूजन होगा। तो आप क्या करो, उन सीरीज को लिखो और आगे अपने जो आपका स्टडी टेबल है जहां पे भी उनको चिपकाओ, डेली देखो, तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। फिर ऐसे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी सीरीज हो, तो वो लिख लो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आपके सामने रहेगा तो वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो वही है, जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर उसके बाद रोडियम आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फिर उसके बाद इरिडियम आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो होगा क्या, जो मेटल्स के डी ऑर्बिटल हैं वो ज्यादा एक्सपोज होंगे टुवर्ड्स द लिगेंड, जिसकी वजह से इंटरेक्शन ज्यादा होगा। इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से स्प्लिटिंग कमाल की होगी, और जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो इरिडियम के केस में बहुत ज्यादा होती है। दैट इज वाई जो 4D और 5D सीरीज के मेटल्स होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हमेशा क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप अपने नोट्स में इसको जरूर ऐड करो। मतलब ये जो मैं बता रहा हूं, ये कीवर्ड्स अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हो ना, तो वो एक अच्छा आंसर बनेगा। जो आप मेंस की राइटिंग में कहीं पे भी लिखो, तो डाउन द ग्रुप आओगे तो ये आपका देखो 3D है, ये 4D है, ये 5D है। तो मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल है वो ज्यादा एक्सपोज्ड होंगे टुवर्ड्स द इनकमिंग लिगेंड्स, which will increase the interaction and that will ultimately increase the crystal field stabilization energy. That's it. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा यहाँ पे देखो ओके कोबाल्ट, अच्छा रोडियम का तो सबसे ज्यादा होगा, रोडियम +3 का सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आपको कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में दिया हुआ है। तो अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग भी उतनी ज्यादा होगी। तो रोडियम +3 के बाद कोबाल्ट +3 का ज्यादा होगा, फिर कोबाल्ट +2 का ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। यहां पे मैं लिख देता हूं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि डेलो इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में। ठीक है, एंड डेलो इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ के बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर मैं बोलूं कि 5D सीरीज, देन उसके बाद 4D सीरीज, देन उसके बाद 3D सीरीज, ऐसे याद करने के तरीके से। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स बनाते हो, ये तैयारी एक तरीके से मैप बनता है आपकी तैयारी में। तो मैप इज फार मोर इजियर टू लर्न एज कंपेयर टू द थ्योरी। ठीक है, तो आप अपने नोट्स में इसी तरीके के मैप्स बनाओ और उनको याद करो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोबाल्ट का एक अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि सारे बॉन्ड एंगल्स, सारे बॉन्ड एंगल सेम या एक ज्यादा है, कम है, इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई है। तो आप यहाँ पे देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को कराने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट सीरीज में लूं, वरना अननेसेसरी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कोबाल्ट यहाँ पे आपका कॉपर आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड दिस इज अ D9 सिस्टम, अगेन D9 सिस्टम। ठीक है, और D9 सिस्टम में ये जो कॉम्प्लेक्स दिया गया है, बेसिकली इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कोई बड़ी चीज नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे। जो मैंने पढ़ने का तरीका बताया था बेसिकली वही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, आप एक मैप बना लो तो आप बहुत इजीली उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो देखो कॉपर के केस में क्या होता है और ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को जॉन टेलर थ्योरम एक्सप्लेन करता है। जॉन टेलर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब जिनकी एनर्जी सेम है, और वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अगर अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, तो अनसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म रिपल्शन क्रिएट करेंगे मेटल कॉम्प्लेक्स को, जिसकी वजह से वो मेटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए मेटल क्या करता है, वो अपनी डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय करता है। डीजेनरेसी को डिस्ट्रॉय करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो रहे थे, अब वो सिमेट्रिकली फिल्ड होंगे, जिसकी वजह से वो रिपल्शन नहीं होगा और मेटल क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। दैट इज इट, समझ गए।
तो अब हम सिंपल सा जॉन टेलर थ्योरम ये कहता है। तो अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो ये आपके पास जो मैंने बोली है बात उसको आप ब्लॉक में बनाते हुए एरो बनाते हुए लिख लेना। ये आपके पास क्या है 3D है। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी स्प्लिटिंग होता है लाइक दिस 1 2 3। तो डी लाइन सिस्टम है तो नीचे अगर आप देखोगे तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली सिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं T2G। अब ऊपर भी क्या है डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन तो ये तो सिमेट्रिकली फिल्ड हो गए, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, इसको मैंने यहां फिल कर दिया। तो आप ये देखोगे कि जो ईजी ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ईजी ऑर्बिटल्स हैं ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है और ये T2G ऑर्बिटल है ये सिमेट्रिकली फिल्ड है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकली फिल्ड है ये क्या करेगा, नॉन यूनिफॉर्म रिपल्शन क्रिएट करेगा मेटल कॉम्प्लेक्स में, जिसकी वजह से मेटल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये क्या होगा, फर्दर स्प्लिट करेंगे जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्प्लिटिंग लाइक दिस। ठीक है, अभी मैं सारे ऑर्बिटल्स नहीं बनाऊंगा। तो उस केस में क्या होगा कि अब यहां पे आप क्या करोगे, पहले यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे फिर यहां पे 1 भरोगे। अब ये ऑर्बिटल्स देखोगे आप सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो सिमेट्रिकली फिल्ड होने की वजह से वो जो रिपल्शन पहले हो रहा था अब वो रिपल्शन नहीं हो रहा। तो जब ये स्प्लिटिंग हुआ होगा तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, उसको हम बोलते हैं जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन। और ये जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किसकी वजह से हुआ, मेटल की वजह से हुआ, तो इसको बोलते हैं मेटल जेनरेटेड डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को किसने एक्सप्लेन किया, जॉन टेलर थ्योरम ने। थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म रिपल्शन क्रिएट करेंगे, वो नॉन यूनिफॉर्म रिपल्शन विल डिस्टेबलाइज द मेटल कॉम्प्लेक्स। उसको अवॉइड करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए मेटल क्या करता है, अपनी डिजेनरेसी को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे, सेकेंडरी स्प्लिटिंग करके। जब सेकेंडरी स्प्लिटिंग होती है तो जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी रिलीज होती है विच विल फर्दर स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। दैट इज इट, इतना ही है इसमें। तो अब ऐसा जब करेगी तो उस केस में क्या होता है, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक बोलते हैं Z आउट, एक बोलते हैं Z इन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में Z आउट बनता है। तो Z आउट के केस में क्या होगा कि dz स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस केस में ये dxy हो जाएगा और यहाँ पे dyz और dzx हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये बनता है Z आउट कॉम्प्लेक्स। Z आउट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि जो मेटल का ये dz ऑर्बिटल है ये क्या है, फिल्ड है विथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी dz स्क्वायर में क्या है, ज्यादा है। तो मेटल के पास जो मेटल का, बहुत ध्यान से सुनना, मेटल का जो dz ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करता है, मेटल को शील्ड कर लेता है। मेटल को क्या कर लेता है, शील्ड कर लेता है। बेसिकली मेटल के न्यूक्लियस को शील्ड कर लेता है। तो शील्ड करने की वजह से जो बाहर के लिगेंड्स आते हैं ना, इनकमिंग लिगेंड्स, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है, इस वजह से Z एक्सिस के अलॉन्ग जो बॉन्ड लेंथ होते हैं वो लंबे होते हैं, इसलिए हम उसको Z आउट बोलते हैं। और अलॉन्ग दी एक्सिस X और Y, वहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होगा, शॉर्टर होता है, कॉम्प्रेस होता है। क्यों, क्योंकि dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो वहां पे शील्डिंग कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस का, तो लिगेंड्स को पास खींच के ले आएगा। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा भी एक एक्सप्लेनेशन है जो ये कहते हैं कि Z ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो लिगेंड्स को रिपेल करेंगे तो लिगेंड्स दूर रहता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ लंबा होता है। बट अगर आप कहीं आंसर राइटिंग लिखते हो तो स्टैंडर्ड बुक का जो थ्योरी है वो लिखो तो ज्यादा बेटर है। तो इसमें आप यही बोलोगे कि dz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, अच्छे से शील्ड करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है टुवर्ड्स दी आउटर इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी आउटर लिगेंड्स, वो कम होगा, जिसकी वजह से वो दूर ही रहेंगे और बॉन्ड लेंथ क्या रहता है, लंबा रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं Z आउट कॉम्प्लेक्स। तो जॉन देखो बहुत मैंने ब्रीफ में बताया था, आप जरूर लिख लो, क्योंकि मैं लिखूंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो जॉन टेलर थ्योरम क्या होता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता है, प्राइमरी स्टेबलाइजेशन, सेकेंडरी स्टेबलाइजेशन क्या होता है, और Z इन भी बनता है, वो मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा होगा, बट Z आउट 99% केस में Z आउट बनता है। Z आउट बनने का मतलब है कि Z एक्सिस के अलॉन्ग बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, उसका कारण आपको मैंने बताया, क्योंकि Z एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, न्यूक्लियस को शील्ड करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इसलिए वो लिगेंड्स को उतने
स्ट्रेंथ के साथ अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितना वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग करता है, जहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। दैट्स इट। ठीक है, यही कारण है कि जो आपकी एक्सियल बॉन्ड्स है ना, ये एक्सियल बॉन्ड्स आर मोर लेबाइल। आगे मैं डिस्कस करूंगा, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, मतलब कोई सवाल आपका नहीं उठेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये एक्सियल बॉन्ड्स आपके क्या होते हैं, इसलिए लेबाइल्स होते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर मोर लेबाइल इन जेड आउट कॉम्प्लेक्स, इन जेड आउट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। और जो जो आपके एक्स वाई एक्सिस में उनका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्वेश्चन उसी के बारे में था कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल वंस। आंसर बी इज द राइट आंसर। आंसर तो वो छोटा सा था, पर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है दिस इज प्योर, तो इसको आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करो। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, मैं इसका एक इसी से रिलेटेड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का एक्सटेंशन ही है, इसको मैं आगे एक और पार्ट बनाऊंगा ना, जब स्पेक्ट्रा पढ़ूंगा तो ये वाला पार्ट उसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसको यहीं तक रखते हैं। इस पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वहां पे आए और वीडियो को कोशिश करें तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि दिस विल गिव वैल्यू एडिशन इन योर प्रिपरेशन, तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।